हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? इंग्लिश की तैयारी ठीक कर रहे हो कि नहीं? मैं इतने सारे होमवर्क तो दे रही हूँ। ठीक है, अभी एक दिन कॉल करूंगी और सबका होमवर्क चेक करूंगी, मैं बता रही हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास हमने नोट्स राइटिंग क्या है, नोट मेकिंग क्या है, नोट मेकिंग का मैंने आपको सब कुछ समझाया, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, नोट मेकिंग नोट टेकिंग में क्या फ़र्क है। एंड हमने नोट मेकिंग का एक एग्जाम्पल भी किया। फाइन। अब हम लोग नोट मेकिंग जो आप लोग करोगे, उसके बाद मैं समराइजिंग वगैरह वो भी सब कुछ हम लोग करेंगे। वो हम लोग अब रिविजन भी करेंगे, उसके साथ साथ में भी करेंगे। तो एटलीस्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है विच यू विल नॉट बी टेस्टेड अपॉन। इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर एक्चुअली कोई क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे सकता है कि बताओ राइटिंग बेसिक्स में क्या है, ये वो आपको बस लिखने बोल दिया जाएगा। बट इससे पहले कि हम लोग और आगे मूव करें, आगे क्या क्या आएगा आपका? आगे प्रेजी राइटिंग है, आगे आपका आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है। जैसे कि ऐसी राइटिंग वगैरह करते थे आप लोग बचपन में, तो आगे आर्टिकल राइटिंग और स्पेसिफाइड थिंग्स है, जैसे कि आर्टिकल, जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं। फिर आप प्रेसी राइटिंग करोगे, तो ये सब चीज़ में ना यू नीड टू नो व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ राइटिंग। कुछ भी अनशन लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। यू नीड टू राइट गुड कॉन्टेंट। अच्छा कंटेंट लिखोगे, अच्छा अंदर में वोकैबुलरी लिखोगे, तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए यू शुड नो कैसा लिखना है। वोकैबुलरी जब हमने किया था तब मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था कि वोकैबुलरी अपना कैसे बढ़ाना है। अभी देखो, इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग में वी शुड नो कि आपको करना क्या है, मतलब लिखना कैसे है, उसका भी तो तरीका होता है। तो एकदम फटाफट इस चैप्टर को हम लोग गो थ्रू करके खत्म करेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर में कुछ है नहीं, इस चैप्टर में यही लिखा है कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो चलो, इतना तो अब आप लोग खुद ही समझदार हो काफी। अब आप लोगों ने इंग्लिश कर लिया है पहले से। तो एक्चुअली व्हाट द चैप्टर वांट्स इज टू एनेबल लर्नर टू अंडरस्टैंड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ राइटिंग। बेसिक तो इतना आना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी एबल टू राइट अप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली। familiarize the students with the various styles of writing, यहाँ पे ऑफ होगा। realize importance of learning business writing। आगे चल के सीए में इंग्लिश क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक यू केपेबल ऑफ राइटिंग। दे वॉन्ट टू मेक यू केपेबल ऑफ राइटिंग जो भी बिजनेस में रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कॉर्पोरेट्स वगैरह में मेल्स लिखना, आगे काफी कुछ सीखोगे आप। ठीक है, तो यू शुड नो एटलीस्ट बेसिक्स के लिखते कैसे हैं। ठीक है, सो जस्ट टू गो थ्रू, लैंग्वेज हैज 4 बेसिक कॉम्पोनेंट्स, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको तो कोई लैंग्वेज नहीं आती है, वो तो जो लैंग्वेज सुनता है वही पकड़ता है। तो सबसे पहले बच्चा सुनता है, धीरे धीरे माँ पापा बोलना सीखता है। उसके बाद जब वो 2-3 साल का होता है, मम्मी उसे पोएम पढ़ना सिखाती है, उसे ABCD रीड कराना सिखाती है। फिर धीरे धीरे वो खुद लिखना भी सीख जाता है। आप लोग सब इस स्टेज से गुजर चुके हो, है ना? तो फाइनल एक्चुअली जो वोकैबुलरी के जो लैंग्वेज की बात आती है, वो आती है हमारा राइटिंग। राइटिंग आप मतलब जब जितना चाहो इम्प्रूव कर सकते हो। राइटिंग मतलब सीखना कि कैसे लिखना है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, जर्नल्स पढ़ो, अच्छे अच्छे मैगजीन्स पढ़ो, न्यूज़ चैनल्स देखो। ठीक है, इससे तो आप बहुत सीख सकते हो। यू शुड नो हाउ पीपल राइट एंड हाउ डू वी मतलब हमें खुद कैसा अच्छा लगता है कि कैसा हमें आर्टिकल दिया जाए जो हमें पढ़ने में मजा आए। तो वो वैसा ही आर्टिकल आपको भी तो लिखना होगा ना। अब आपको चाहिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, एकदम मस्त चटपटा कुछ इस तरह से पढ़ने मिले, और जब आप खुद लिखते हो तो एकदम बोरिंग लिखते हो। तो आपको खुद लिखना भी तो आना चाहिए, है ना? So we can say that writing is a skill that needs to be owned and developed as important medium of communication. Obviously लिखा हुआ चीज तो बहुत पढ़ते हैं। To express ideas, opinions, exchange information. इसके ऊपर हम लोग ज्ञान नहीं करेंगे। हमें बस इतना पता है कि कंटेंट वगैरह लिखने के लिए, कोई भी काइंड का टेक्स्ट वगैरह लिखना आना चाहिए। ठीक है, स्टेप्स फॉर राइटिंग, हमें लिखना कैसे है। सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है टॉपिक। जैसे कि सपोज आपको अगर कोई 4 ऑप्शंस मिल गए हैं कि इन चारों में से किसी एक के ऊपर लिखना है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि मुझे किस पे ज़्यादा कंटेंट आता है।
मुझे बकवास तो लिखना नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई मनगढ़ंत कहानी तो लिखनी नहीं है। किन 4 टॉपिक्स को, किन चारों में आपको कुछ ज्यादा आता है लिखना, मतलब आपको किसके बारे में बहुत अच्छा क्लियर नॉलेज है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू हैव एन आइडिया, थीम और इश्यू और ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर क्लियरली स्टेटेड। यू शुड नो व्हाट इज द कंटेंट बिहाइंड व्हाट यू आर राइटिंग। नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक बार आपको कुछ आइडिया मिल गया, थीम मिल गया, तो अब उसके बाद दिमाग चलाओ, हाँ ऐसे वैसे, फिर पता है लिखते 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 ना काफी आइडियाज और आने लग जाते हैं, तो यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट कम अप। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ना, बहुत सारे बच्चों की मतलब बहुत अच्छे से बेचारे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से याद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट वो एक जगह का मार खा जाते हैं, पता है वो अपना कंटेंट ठीक से लिखते नहीं है। आता है उनको आंसर, लिखना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है तो मार्क्स नहीं मिलते। टीचर को क्या पता कि आपके दिमाग में आंसर है, तो उसको तो नहीं पता है ना, तो वो तो आपने जो लिखा उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलता है और आपको पुअर मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है कि मैम लिखना नहीं आता, आंसर आता है लिखना नहीं आता। देखो लिखना नहीं आता ये बोलने से तो छूटोगे नहीं ना, अगर लिखना नहीं आता तो लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे जो गुड इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होते हैं, बिग टाउन्स में पढ़े होते हैं, उनको बचपन से ही सिखाया जाता है लिखना, तो वो अच्छा लिख लेते हैं काफ़ी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली, या स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाया, या वर्नाक्युलर मीडियम से, तो नहीं लिखना, मैं पूरी तरीके से समझ रही हूँ। बट इसका कोई ऐसा जादू नहीं है कि मैं आपको अभी बता दूँ वो आप कर लो और आपको लिखना आ जाए, दैट कैन नॉट बी डन। राइटिंग डेवलप्स, राइटिंग अपने स्पीड पे डेवलप होता है, और अगर आपको अभी अपना राइटिंग डेवलप करना है तो लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। कंटेंट लेके बैठो, लिखो, चेक कराओ ना, मुझसे चेक कराओ, कि भी आसपास किसी से भी जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक हो उससे चेक कराओ कि पढ़ के देखो ना ये कैसा लग रहा है। आपको देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर खाली आप बोलोगे कि यार मुझे लिखना नहीं आता मैं कैसे करूँ, दिस विल नॉट हेल्प। ट्राई राइटिंग 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, चेक करो, मुझ तक भेजो, मैं चेक करके आपको बताऊंगी कि आपने क्या गलती की है। उसके बाद वो गलती जब आपको पता चल जाएगी फिर उसको इनकॉर्पोरेट करके फिर सही लिखोगे तो आ जाएगी यार धीरे धीरे लिखना, बट वो स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट इज एक्चुअली दिस इज द फ्रेमवर्क ऑन विच योर रिटन वर्क स्टैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लिस्ट बना लो कि मेन सब पॉइंट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद पुट ऑल द सब्जेक्ट मैटर दैट कैन बी इंक्लूडेड इन दैट पॉइंट अंडर द सब हेडिंग। ये नोट मेकिंग में क्या है ना, एक बार हेडिंग बना लो, फिर सब हेडिंग लिखो, फिर सब हेडिंग के नीचे नीचे क्या लिखना है वो याद कर लो, फिर इसके नीचे लिखो, फिर ऐसे ऐसे लिखो। अब देखो इतना टाइम तो एग्जाम में ऑब्वियसली नहीं मिलेगा कि इतना कुछ बना के फिर आर्टिकल राइटिंग ये सब करोगे, वो तो ऑब्वियस है, मन में बना लो, ठीक है। बट जब घर पे प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल ये चीज कर करके करो, बिलीव में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट डिसाइड द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स, क्रिएट अ डायग्राम और आउटलाइन हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज अप्रोप्रिएटली। सम ग्राफिक्स एग्जांपल्स आर एज फॉलोज, जैसे कि एक रे डायग्राम बना लिया, ये मेरा ये टॉपिक रहेगा, मैं इसके ऊपर ऐसे 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 लिखूंगी और फिर इसको फ्रेम करके लिख लो। सीक्वेंस में बना लो, सीक्वेंस में बना लो कि नंबर 1 ये रहेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट मेरा ऐसे से रहेगा। या फिर अगर कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट करना है, जैसे कि सपोज एक ऐसा टॉपिक दिया आपको कि लेट अस नो द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टुडेज मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड, या फिर हाउ हैज द इंटरनेट, वी कैन से द टॉपिक एज हाउ हैज द इंटरनेट affected the lives of teenagers nowadays। तो कुछ आपके एडवांटेजेस रहेंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे, तो इस तरीके से भी आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कोई चीज का प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन, प्रॉब्लम लिखा, एरो उसका सोल्यूशन बनाया। कॉज एंड इफेक्ट, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इसका कॉज है तो ये तीनों उसके इफेक्ट्स है। इस तरीके का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर द एग्जाम्स, ये खाली एग्जाम के बारे में नहीं बोला जा रहा है, कि आपको आगे की कभी भी कोई राइटिंग करोगे, कॉर्पोरेट में काम करोगे, कहीं पर भी कोई भी टाइप की राइटिंग करोगे तो डायग्रामेटिक राइटिंग अगर कोई रिप्रेजेंटेशन कर देना तो बहुत बहुत फायदा होता है। लिटरली आप किसी सामने वाले को दे रहे हो, दिस इज नॉट अबाउट द एग्जाम। सपोज आपका कोई सीनियर है, उसने आपको एक अच्छा खासा आर्टिकल लिखने बोला, आपने उसको इस तरीके से बॉक्स वगैरह में रिप्रेजेंट करके दिया, बिलीव मी ही विल बी सो हैप्पी टू रीड इट, क्योंकि उसको सब पता है कि आपने इतना एक तो क्लियरली सोचा है। आप क्लियर सोच रहे हो तो आप क्लियर प्रेजेंट कर पा रहे हो, अगर आप ही के सोच क्लियर नहीं है तो आप उसको क्लियर कभी प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। ही विल बी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी टू नो हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर थॉट्स। जो आपने उसको जो उन्होंने आपको सोचने के लिए दिया उसको आपने पहले तो क्लियरली सोचा और फिर आपने उसको क्लियरली प्रेजेंट करके दिया उनको। बिलीव मी दिस इज हाउ यू इम्प्रेस योर सीनियर्स, ठीक है। Diagrammatic presentations bring a great deal of clarity in organization of content, believe me.
नेक्स्ट इज राइटिंग. ऑब्वियसली पहले तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, उसके बाद अब उसका प्रॉपर कंटेंट लिखना. मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, द चॉइस ऑफ वर्ड्स एन इंटरेस्टिंग बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल. सबसे पहले तो चॉइस ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स का चॉइस बहुत ज़रूरी है. ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत हाई फाई वोकैबुलरी में ही कुछ लिखोगे तो ही वो पसंद आएगा लोगों को, ऐसा नहीं है. सिंपल इंग्लिश में लिखो, सिंपल इंग्लिश भी लिख रहे हो, सही इंग्लिश में लिखो. अगर सिंपल एंड सही इंग्लिश लिख रहे हो ना तो भी आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है. एन इंटरेस्टिंग बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल, देखो ये तो बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? अब सपोज आप एक मैगजीन लेके बैठे हो, फर्स्ट लाइन पढ़ने की ट्राई कर रहे हो, एकदम बोरिंग लाइन लिखा है, मन ही नहीं करेगा यार आगे पढ़ने का. स्टार्टिंग के 2-3 लाइंस पढ़ के अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगा ना, यू विल नॉट फील लाइक रीडिंग बाकी का आर्टिकल. तो आपका जो स्टार्टिंग का 2-3 लाइंस होना चाहिए ना, एकदम बस कटाक एकदम लगना चाहिए सामने वाले रीडर को, यार क्या मस्त लिखा है. तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. कभी भी अगर आप अपना कोई आर्टिकल या ऐसे राइटिंग या नॉर्मली कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो स्टार्टेड विद अ कोट. जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसा सपोज आपको टॉपिक मिल गया कि इन टुडेज मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड पीपल हैव नो टाइम फॉर देयर पेरेंट्स, द लाइफ ऑफ पीपल्स आर वेरी बिजी, व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दिस. तो बड़ा अच्छा खासा आर्टिकल लिखना है. तो अगर आप इसको ऐसे स्टार्ट करो विद अ कोट, आई वुड बिफोर स्टार्ट यू कैन राइट दिस कि बिफोर राइटिंग एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू से, या फिर डायरेक्ट कोट लिखो. डायरेक्ट एक इस तरह से इसे कोट बनाओ एंड लिखो. ये मैंने क्या लिखा? What is this life full of care? We have no time to stand and stare. This is a quote. इस तरीके से कोट डालोगे फिर स्टार्ट करोगे ना, देखो आपका क्या इंप्रेशन पड़ता है. ठीक है, तो कभी भी इस तरह से स्टार्ट कर रहे हो कोई आर्टिकल तो मेक श्योर कि स्टार्टिंग का 2-3 लाइन में कुछ फैक्ट लिखो, या मेक इट ऐसा कुछ जो अभी रिसेंट का कोई टॉपिक चल रहा है उससे कनेक्ट कर दो ताकि रीडर को इंटरेस्ट आए. ठीक है. Framing of suitable sentences, division of paragraphs, inclusion of anecdotes and dialogues, and use of illustrations, examples decide whether your written content makes an impact on your readers. ये तो obviously मैंने आपको बताया कि आपका content कितना अच्छा होना चाहिए तभी वो किसी को engross करेगा पढ़ने में. This is a time consuming and a laborious task. Obviously इसमें time तो लगता ही है, उसी पे तो टेस्ट किया जा रहा है आपको. You write, delete and rewrite before the final product is ready. Obviously लिखते 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 कुछ काटोगे, कुछ डालोगे, कुछ ऐड करोगे, फिर फाइनली उसको वापस लिख लेना. रिवाइजिंग, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक बिफोर यू रिवाइज योर टेक्स्ट. जैसे आपने पूरा एक लिख लिया कंटेंट, थोड़ा सा 5 मिनट रिलैक्स कर लो इधर उधर. दिस इज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जाम. ठीक है, दिस इज नॉर्मली कि आगे जब कुछ भी लिखना हो वैसे के बारे में बोल दो. थोड़ा 2 मिनट इधर उधर काम कर लो, कुछ कर लो, अब उसके बाद चलो फ्रेश माइंड से बैठ के पढ़ते मैंने क्या लिखा है. बिलीव मी, जब भी यू विल वापस से आप अपना टेक्स्ट पढ़ोगे ना तो आपको गलती दिखेगी, हाँ नहीं ये थोड़ा ऐसे हो सकता है, ये वर्ड ऐसे लिख सकते हैं, ये सेंटेंस ठीक नहीं बना, थोड़ा इधर उधर आप चेंजेस करोगे ही. At this stage, you can add or delete content, reorganize matter, and improve upon certain sections of your work. Editing and proofreading. Once the text is ready, it is time to proofread it for spelling, grammar, punctuation, sentence, structure errors. This can be done by an expert in the field. देखिए प्रूफ रीडिंग का तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं, बट आपका कंटेंट है, आपको प्रूफ रीड करना ही चाहिए. प्रूफ रीड करना मतलब देख लेना कि कहीं कोई सेंटेंस एरर नहीं हो, कहीं कोई भी स्पेलिंग ग्रामर एरर कुछ नहीं हो. ग्रामर एरर बिल्कुल मत करना यार. इंग्लिश कर रहे हो ग्रामर एरर करो, एकदम नहीं चलेगा. पंक्चुएशन एरर्स नहीं चलेगा बिल्कुल. इसके लिए बहुत अच्छी बात क्या कर सकते हो पता है, अब अपने तो ना एक्सेल और वर्ड सब आ गया है. मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि MS वर्ड आ गया है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सब कुछ डिटेक्ट करता है. आप अपना आर्टिकल उस पर लिख दो एंड वो सारा स्पेलिंग एरर्स को अपने आप रेड अंडरलाइन कर देगा. ठीक है, तो वहां आपका काम ईजी हो जाता है. नेक्स्ट इज पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग. Once the final document is ready, it can be sent for printing, put on a website for readers, or it can be used as a resource document. जिसके लिए भी आपको लिखने दिया गया था वो काम हो सकता है. Now, styles of writing. What do you mean by styles of writing? Every writer has his or her own style of writing. It is a reflection of author's mood, tone, perspective, personality, and objectives of writing a particular piece. आप क्या सोचते हो, obviously वही लिखोगे. आपके जो थॉट्स है, आपका जो माइंडसेट है सोचने का, आप उसी तरह से लिखोगे. और हर किसी का माइंडसेट अलग है,
हर कोई का सोचने का तरीका अलग है, तो कभी भी किसी का सेम आर्टिकल तो हो ही नहीं सकता, एकदम डिट्टो तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता. However, there are four main types of writing. One is expository, persuasive or argumentative, descriptive or narrative. Expository का मतलब क्या? That it's that writing that seeks to explain, illuminate or expose. Expose से ये word आया है, expository. The main purpose of this type of writing is to spread information. This style of writing attempts to relay facts for a purpose. It is objective in nature. Writers' opinions, emotions, biases, points of view have no place in it. ये एक्चुअली क्या है ना, ये फैक्ट्स बताता है. इस टाइप का राइटिंग में अपना कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, इट्स जस्ट फैक्ट्स. जैसे कि टेक्स्ट बुक्स, फिजिक्स की टेक्स्ट बुक उठाओ, कोई क्या राइटर अपना मन का कोई बात लिखता है क्या उसमें? जो है वही तो लिखता है. रिसर्च पेपर्स, न्यूज स्टोरीज, आजकल तो न्यूज स्टोरीज में बहुत मिलावट होने लगी है. वो तो आई से कि जो फैक्ट्स है, फैक्ट अगर एक लाइन होता है तो 10 लाइन का न्यूज बना के लोग छापते हैं, ठीक है. बट जनरली यही बोला जाएगा कि ऑब्वियसली न्यूज है तो अपना मन का क्या बताना है, जो हुआ है वही बताओ. इंसाइक्लोपीडियाज मतलब जिसमें काफी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं. इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, कोई भी चीज का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वॉशिंग मशीन आए घर पे उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जो बताना चाहिए वही बताना है. रेसिपीज, एसेज, रिपोर्ट्स. जैसे कि सैंपल दिया है इन्होंने, सैंपल जैसे कि ताजमहल के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, तो जो ऐसे या जो भी आपका आर्टिकल है या जो भी पीस ऑफ कंटेंट है जिसमें खाली इंफॉर्मेशन है, दैट्स विल बी नोन एज एक्सपोजिटरी राइटिंग, ठीक है. सैंपल 2 यहाँ पर मेमोरी के ऊपर दिया है, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्सुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. जैसे कि the aim of persuasive writing is to convince and influence a reader of a certain idea or position on an issue. जैसे अब कोई भी एक इशू लाया गया आपके सामने कि do you think men and women should get equal rights on at a workplace. ये एक इशू है. दिस इज नॉट समथिंग जिसमें फैक्ट्स का जरूरत है. इसमें क्या फैक्ट दिखाओगे? इसमें तो सब अपनी अपनी सोच बता रहे हैं कि डू यू अग्री, कि आपको क्या लगता है कि एक वर्क प्लेस में, एक ऑफिस में एक मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है. तो इस पे तो कुछ लोग होंगे हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तो ये आर्ग्यूमेंट वाला चीज है, तो इसीलिए इसको बोला गया आर्ग्यूमेंटेटिव. तो ऐसा कोई भी टॉपिक जो आर्ग्यूमेंटेटिव हो, ऐसा कहाँ मिलता है? जैसे एडिटोरियल्स में, न्यूज़पेपर्स में, स्पीचेस में, बिजनेस आइडिया, कंप्लेंट्स, क्रिटिकल एनालिसिस, रिव्यूज, एडवर्टीजमेंट्स. रिव्यूज में क्यों बोला गया? जैसे कि बुक या फिल्म रिव्यू होता है. कभी भी आप कोई नई पिक्चर देखे नहीं हो, जानना चाहते हो कैसी है, तब देखने जाएंगे, गूगल करते हो, रिव्यू लिखते हो, तो कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं. इसमें बहुत सारा सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है. जैसे कि सैंपल देखो, सेफ्टी फर्स्ट इन मोबाइल यूज. मोबाइल यूज के ऊपर में ये एक सैंपल दिया है, तो दिस इज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव ओनली ना. जैसे बच्चे जो होंगे बोलेंगे अरे मोबाइल यूज बहुत सही है, मोबाइल कोई गलत नहीं है, ये है वो है. ऊपर के जनरेशन के लोग क्या बोलेंगे, अरे मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं बच्चे आजकल, बात नहीं सुनते हैं, बिगड़ गए हैं. तो ये कॉन्ट्रास्ट रहेगा ही, ठीक है. नेक्स्ट देखो, डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव का मतलब दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, इवेंट और सेंस. पूरा डिस्क्राइब करना. हा, चलो बैठ के डिस्क्राइब करते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा. एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव बोथ इंटेल डिस्क्राइबिंग व्हाट इज बीइंग रिटन अबाउट. हाँ, अब आप बोलोगे कि एक्सपोजिटरी भी तो वही है, पूरा किसी चीज को डिस्क्राइब करना, लेकिन डिस्क्रिप्शन इज मोर डिटेल्ड, पर्सनल एंड सब्जेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव कभी भी आर्टिकल लिख रहे हो तो और ज्यादा डिटेल में लिखते हैं उसको, और थोड़ा पर्सनल भी होता है वो. It is vivid, uses figures of speech and allows the reader to sense, see and feel everything that a particular phenomenon evoked in the writer. To distinguish between an expository and a descriptive explanation, the reader has to assess whether the writing is more subjective or objective. Descriptive जो भी articles होंगे वो subjective होंगे, और जो expository होंगे वो objective होंगे. Objective as in to the point होंगे. Expository writing is impartial and based on facts, whereas descriptive writing is more personalized account by the author. Author क्या सोचता है उसके बारे में, author उसके बारे में जो सोच रहा है वो उस तरीके से describe कर रहा है. और expository जो होता है वो author के सोच से कोई फर्क ही नहीं है, जो है वही description उसने दे दिया है. Descriptive में वो अपने हिसाब से describe कर रहा है उसको. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ट्रूली अटेम्प्ट्स टू कैप्टिवेट द रीडर. ऑब्वियसली क्योंकि मुझे ये समझ में आता है अच्छा सामने वाला ऐसा सोचता है. यू नीड टू नो ना, हम लोग जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, वील नीड टू नो देयर आइडियाज. अच्छा वो ऐसा सोचता है, हम ऐसा सोचते हैं, तो वील नो क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. अब देखो कुछ बच्चे ऐसे, बच्चे नहीं, कुछ लोगों के बारे में ऐसे बोलती हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ही होशियार, सारा बुद्धि मेरे को है,
मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। वो लोग किसी से भी मिलते हैं तो दे कीप ऑन ब्लैबरिंग ब्ला 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 ब्ला, सामने वाला कुछ सुनता ही नहीं है। ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं। तो बच्चों आप ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। कभी भी किसी से मिलो ना, ट्राई टू थोड़ा कम बोलो एंड सुनने का ज़्यादा ट्राई करो। अगर आप ज़्यादा सुनते हो और बोलते कम हो ना, तो आप यू कैन गैदर मोर इन्फॉर्मेशन। व्हेन यू आर स्पीकिंग यू आर ओनली सेइंग व्हाट यू नो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप दो जन बात कर रहे हो तो जो ज़्यादा बोल रहा है वो तो वही बोल रहा है ना जो उसको आता है। बोलने से आपकी बुद्धि बढ़ेगी नहीं, चुप रहोगे, सुनोगे, उसका सुन रहे हो, उसका सुन रहे हो, उसका सुन रहे हो, सुनते सुनते बुद्धि बढ़ती है। हो सकता है ना आप सामने वाला कुछ तो अच्छा बात बोलेगा ही, वो थोड़ी बकवास करे, सब थोड़ी बकवास करे। किसी के पास कुछ नॉलेज होगा, किसी के पास कुछ नॉलेज होगा, किसी के पास कुछ नॉलेज, किसी के पास कुछ नॉलेज। चुप रह के सुन रहे, हाँ ज्यादा नॉलेज आया। तो ट्राई टू, मतलब जब भी व्हेन यू मीट न्यू पीपल, व्हेन यू मीट अ ग्रुप ऑफ पीपल, कम बोलो ज्यादा सुनो, ठीक है। चलो ज्ञान हो गया। The descriptive writing is common in poetry, diaries, parts of larger stories, novels, travelogues. Descriptive है। जैसे कि देखो, एक पढ़ के ही दिखा देती हूँ। The tunnel. I passed through an area where the trees closed a cover above my head and over the road. The shade fell upon the hairs of my exposed arms like a cold blanket. Oh my God, ये तो पूरा पोएट्री टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे जो भी ये लिख रहा है वो बोल रहा है कि मैं एक एरिया से पास किया जहाँ पर ट्रीज ऊपर थे, शेड मेरे बालों पे गिर रहा था। तो ये फैक्ट हो चाहे नहीं हो, इसमें एक पर्सनल टच है ना, कि मेरे ऊपर ऐसे हो रहा था, मेरे पे वैसे हो रहा था, पर्सनल टच है यहाँ पर। द परफेक्ट समर हॉलीडे, तो ये किसी के बारे में पर्सनलाइज, इसमें क्या फैक्ट्स, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन, मतलब दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स। ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो गया। ओके, नेक्स्ट वी कम टू नरेटिव। नरेटिव देखो, द नरेटिव स्टाइल इज अबाउट स्टोरी टेलिंग, नरेटिंग अ टेल कंप्लीट विद कैरेक्टर्स, एक्शंस, डायलॉग, प्लॉट एंड सेटिंग। नरेटिव ऐसे तो बहुत लिखा आप लोगों ने बचपन में, पूरा कहानी वानी तैयार, ले ऐसे तैयार। इट इज यूजली फिक्शनल, मतलब सोच का ही बात है खाली, बट इट कैन बी नॉन फिक्शनल एज वेल इफ इट डिपिक्ट्स रियल लाइफ इवेंट्स एंड स्टोरीज। ऑब्वियसली फिक्शनल एज इन रियल नहीं है, सोच में मनगढ़ंत है, बट मनगढ़ंत नहीं भी हो सकती अगर आप कुछ रियल बता रहे हो। कि सपोज आपके साथ एक वंस योर साइकिल गॉट, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको आपकी साइकिल चोरी हो गई एक बार, तो नाउ यू वांट टू नरेट एन एक्सपीरियंस वेयर योर साइकिल गॉट स्टोलन, ठीक है। तो उसमें आप पूरा प्लॉट बताओगे कि मैं फिर वहां से गुजरी, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वो आया, उसका नाम ये वैसे। तो ये पूरा जो कहानी पूरा किसी को बताने इज कॉल्ड राइटिंग अ नरेटिव कंटेंट, ठीक है। टेक्निक्स क्या है, डेवलप इंटरेस्टिंग वेल फ्लेश्ड आउट राउंडेड कैरेक्टर्स, प्लॉट ऑफ द स्टोरी नॉवल नरेटिव शुड बी वेल डेवलप्ड। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपके साथ क्या हुआ वो जानने में किसको इंटरेस्ट है, बट हाँ कुछ इंटरेस्टिंग बात होती तो नहीं होता है, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं कि अरे रुक नो सुनो मेरी बात सुनो, पता है जैसे ऐसा जो, एंड पीपल लाइक हाँ फिर। तो अगर आपकी स्टोरी उतनी इनग्रॉसिंग है कि वो सामने वाले का मतलब आपका बात सुनने में इतना इंटरेस्टेड एकदम खो गया आपका बात में, तो इसका मतलब आपका कंटेंट काफी अच्छा है, ठीक है। ओके, setting has to be vivid and vibrant, reader should be transported to place era while reading about it। इसका मतलब क्या कि जो आपने लिखा है, तो आप तो किसी को नरेटिव ऐसे लिखना, मतलब नरेटिव कंटेंट लिखने का मतलब आप पूरा किसी को उस कहानी में भेज रहे हो, तो रीडर जब पढ़ रहा है ना, पढ़ते पढ़ते उसको लगना चाहिए यार मैं तो वहीं चला गया, ही कैन लिटरली इमेजिन व्हाट यू हैव रिटन। तो आपका कंटेंट वैसा होना चाहिए कि जो रीडर पढ़ते 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 वो उसमें खो जाए और वो पूरा इमेजिन करने लगे, ठीक है। He must be transported to that place while reading about it. Theme of the narration must be clearly identifiable. Do not try to convey too many messages in one narration. The main thrust is lost in too many themes and sub-themes. बहुत ज़्यादा खिचड़ी मत करो. State your point of view lucidly. Include dialogues to break monotony of narration, to define characters, build interest of reader. Dialogues वगैरह भी लगा सकते हो कि ऐसा exactly उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। देखो आपको कोट तो करना नहीं है, मन घड़ंती तो बना रहे, लिख दो डायरेक्ट स्पीच में कुछ भी। Incorporating anecdotes, especially in oral narration, is an effective device in building curiosity and holding attention of hearers and readers. अब anecdotes क्या होते हैं?
एनेक्डोट क्या होता है? एनेक्डोट इज एक्चुअली अ स्मॉल टाइप ऑफ स्टोरी, अ टेल, मतलब ऐसा कुछ भी छोटे छोटे कुछ भी कोई स्टोरी टाइप का हुआ वो इंसर्ट करने से क्या है तो एक पर्सनल टच आता है, जो रीडर है वो भी मतलब पागल, मतलब मोनोटोनस नहीं है, मोनोटोनस एज इन बोरिंग नहीं हो जाता उसके लिए, एक ही चीज पढ़ते जा रहे हैं, 100 बच्चों का चेक कर रहे हैं, 100 जगह पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, उसको भी लगना चाहिए हाँ हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी थोड़ा मजा आया पढ़ने में. Using metaphors and similes adds to beauty of language. This is pura language ka part. Figures of speech put in sugar and spice in the storyline. Figures of speech as in अच्छा vocabulary use करो, अच्छा language use करो, एकदम मस्त बन जाएगा आपका content. Imaginative language and coining your word groups, figures of speech is the creative license of the writer. Imaginative language and coining your words group. इसको मतलब this is actually इसको क्या explain करूँ कि आपको जितना वर्ड्स के साथ खेलना है, जितना वर्ड्स के साथ खेलोगे उतना मजा आएगा. इट्स ऑल अबाउट राइटिंग यार. बोलना, जब हम लोग स्टेज पे जाके बोलते हैं तो लोग आपका सुनते हैं, वाह यार क्या बोल रहा है, वाह क्या बोल रहा है यार क्या बोल रहा है. बट जब आप लिखते हो तो आपका लिखावट में तो आपका थॉट आ रहा है ना, आप जानते बहुत कुछ हो बट लिख ही नहीं पाए उतना, तो पढ़ के क्या समझ में आएगा कि आप इतने अच्छे हो, नहीं समझ में आएगा ना. तो आपका जो राइटिंग है वो उस हिसाब का होना चाहिए. एडिंग इमोशनल अपील is a significant part of writing which often leads to catharsis for readers. अब देखिए, आप अगर थोड़ा सा अपने राइटिंग में इमोशंस भी ऐड करेंगे ना, सामने वाला जो भी आपका पढ़ रहा है वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उसके भी तो इमोशंस है, वो मशीन तो है नहीं, तो वो भी थोड़ा सा आपका क्या है इमोशंस में बह जाएगा. अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा. सपोज जैसे मुझे याद आ रहा है अभी ऐसे आपसे बात करते करते, मैं जब क्लास 8 में थी ना, तो मुझे कुछ ऐसे राइटिंग मिला था जिसमें आई हैड टू स्पीक अबाउट कश्मीर एंड इट्स ब्यूटी एंड ऑल. तो मैंने अपना कश्मीर का सारे एक्सपीरियंसेस उसमें लिख दिया एंड आई रियली रोट कि व्हाट आई फेल्ट, कि आई वाज सो हैप्पी टू सी द शिकारास, मतलब मैंने बहुत अपने मतलब अपने पूरा मन से मैंने उसको लिखा. तो टीचर से मुझे इतनी शाबाशी मिली थी उसमें कि आई वाज रियली मतलब आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैंने तो कुछ ऐसा हाई फाई तो कुछ नहीं लिखा था. आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज शॉक्ड कि ऐसा क्या था कि मेरे ऐसे को सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले. बट देन व्हेन द टीचर डिस्क्राइब्ड मी ना कि आपने बहुत ही प्योर लिखा है, तो इसका मतलब क्या कि मैंने टीचर के इमोशंस पे अटैक किया. ठीक है, तो यू नीड टू राइट समथिंग थोड़ा इमोशनल लिखो. तो ये क्या है ना, विच ऑफन लीड्स टू कैथारसिस फॉर रीडर्स, मतलब रीडर्स को भी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सुकून मिलता है. दे आल्सो गेट अ रिलीफ. Detailed and elaborate description creates a mental image of the setting, character, place for the reader. तो डिटेल elaborate लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बकवास मत लिखो. It is often found in novels, screen script, plays, stories. Obviously, dialogue बाजी है, play script में तो मिलेगा ही. Legends, poems, autobiographies, biographies, memoirs, songs, personal essays. Life at crossroads. इसको पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा. Significance of writing for students. अरे वापस घूम फिर के एक ही बात, राइटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है, और आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है, आप दुनिया में आए पढ़ना लिखना तो पड़ेगा ही. हेल्प स्टूडेंट्स रिव्यू एंड रिमेंबर रिसेंटली लर्न मटेरियल. ऑब्वियसली अगर आपने कुछ कोई चीज़ पढ़ा है और उसको आपको याद रखना है तो लिख लिख के भी याद करते हैं. बहुत स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाती है उनकी मेमोरी पर. मीन्स बाय विच एजुकेटर्स असेस स्टूडेंट लर्निंग. एग्जाम कैसे देखते हो, एग्जाम कैसे देते हो, एग्जाम तो लिख के देते हो ना पेपर पे जाके, तो इट इज द मीन्स बाय विच एजुकेटर्स असेस कि आपने क्या पढ़ के आया है. हाँ, वाइवा भी होता है आजकल, रीडिंग और ओरल भी एग्जाम्स होते हैं, बट ओरल एग्जाम्स कम होते हैं, राइटिंग एग्जाम्स ही ज्यादा होते हैं. एनकरेजेस क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लोरेशन. ऑब्वियसली आप क्या सोच रहे हो, कितना आप इमेजिन कर सकते हो, जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतना आप लिख भी सकते हो. आप जो इमेजिन करोगे वो आप लिख सकते हो. Essential for self-understanding. One of the best ways to understand anything is to write an assignment essay related to it. Obviously, अगर आपने कुछ अच्छी तरीके से समझ लिया है और उसी अच्छी तरीके से उसको लिख लिया है, तो you are confirmed कि you have got it. Future career prospects. Employers are increasingly complaining of the lack of adequate communication skills among youngsters. हाँ, आजकल एक्चुअली क्या हो गया ना, लोग समझते नहीं है. आपको बच्चे लोग हो, आप लोग पढ़ लिख लेते हो, बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेते हो, बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हो, बट कम्युनिकेशन में यार यू आर बिहाइंड. एमबीए वगैरह में क्या है कि एक तो देखो मैं ये बताऊँ कि सीए एमबीए में फ़र्क ये है कि सीए भी बहुत अच्छा कोर्स है, एमबीए भी बहुत अच्छा कोर्स है, बट जब आप सीए करते हो इट्स अ डिस्टेंस लर्निंग, यू नो कि आप घर पे बैठे बैठे करते हो, तो आप बुक्स में ही रह जाते हो. यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू गिव एग्जाम्स, मॉक टेस्ट, आरटीपी, हैन देन, यही सब में रह जाते हो. कभी सोचा है कि चलो कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं, कभी सोचा है चलो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, कभी भी इस टाइप का आपको कुछ मतलब आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है इसका. बट एमबीए स्टूडेंट्स को ना बहुत फायदा है, बिकॉज वो लोग 2 साल कॉलेज में रहते हैं, वो लोग
पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हैं। तो एमबीए पीपल आर अहेड सीए से खाली उस बेसिस पे कि वो लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है उनके पास। दे नो, अगर इंटरव्यू में बिठा दो आपको भी, अब मैं इंटरव्यू में बिठा दूँ तो आप क्या बोलूँ, ये वो गया, कॉन्फिडेंस खत्म। इंटरव्यू ही नहीं क्लियर कर पाया तो सीए की डिग्री का क्या फायदा। आपको तो क्या करना है, अभी अगर आपको डिग्री मिल जाती है, आप पढ़ लिख लेते हो, बहुत मेहनत करते हो, सीए में बहुत मेहनत करके आप अपना सीए की डिग्री लेते हो, बट अगर आप इंटरव्यू में अपने रिक्रूटर्स को आप इम्प्रेस नहीं कर पाए तो यू कैंट गेट द जॉब नो। वहीं पर एक एमबीए आ गया, उसने इम्प्रेस कर दिया, ही गेट द जॉब। तो क्या फ़ायदा। कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक्चुअली एम्प्लॉयज़ आर मतलब बहुत जन एम्प्लॉयज़ कंप्लेन करे कि यार जो मेरे यहाँ काम करना आता है ठीक से बात करना नहीं आता उन लोग को। So possessing good communication skills is a prerequisite in many jobs. बहुत सारे जॉब्स में लिखा रहता है कि वी वांट समवन टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आगे मैं आपको सिखाऊंगी रेज्यूमे राइटिंग कैसे करना है, रेज्यूमे या फिर करिकुलम वाइट आपका सीवी कैसे लिखना है, आपको जो बायोडेटा आप लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हो, हाँ उसमें काफ़ी लोग लिखते हैं कि आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो इस काइंड ऑफ चीज़ ये सब अगर आपके में लिखी हुई है, यानी आपको आता है, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो यू गेट मतलब इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाता है तो आपको उसी नज़र से भी देखा जाता है, एंड यू गेट अ प्लस पॉइंट कि अच्छा ही हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड देन यू आर टेस्टेड ऑन दैट। Ability to write well can help you get selected for a particular job and it's helpful in your future career growth. बहुत सारी जॉब्स में ना पहले आजकल वो होता है, आपका रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट के साथ साथ आपका मतलब ऐसा भी होता है कुछ आर्टिकल्स भी लिखने बोल सकता है, या कुछ भी आपके मन से भी कुछ लिखने बोल सकता है। जैसे कि काफ़ी सारे जॉब्स में होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यू नीड टू बी प्लान्ड। आप अपने बारे में तो आप ही सबसे ज़्यादा जानते हो, बट जब आपको बोलने बोला जाए ना, आप कुछ नहीं बोल पाओगे, आपको लगेगा मैं अपने आपको कुछ नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग। नाउ वी कम टू द मेन पॉइंट। अभी तक तो राइटिंग 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 कर रहे थे, बिजनेस राइटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक तो क्लियर पर्पस होना चाहिए। इतना मतलब आजकल का जो लाइफ है इतना हेक्टिक है, ऊपर से जो वर्क लाइफ है, बिलीव मी इट्स वेरी 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 स्ट्रेसफुल, क्योंकि काम बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है ना यार, इतना कंपटीशन है। आप लोगों में कितना कंपटीशन है, 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे, उसमें से कुछ हज़ार बच्चे पास हो रहे, तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो आजकल के टाइम पे इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि आपका पूरा कहानी पढ़े और खुद से ढूंढे कि क्या चीज़ के लिए लिखा गया है। तो योर राइटिंग शुड हैव अ क्लियर पर्पस, योर राइटिंग शुड हैव अ वेरी क्लियर पर्पस कि आप क्यों लिख रहे हो। तभी आप लोग जब लेटर राइटिंग करते थे बचपन में, याद है, सब्जेक्ट लिखते थे, उसमें सब्जेक्ट लिखने का मतलब कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। तो जो भी ये लेटर पढ़ रहे हैं उसके पास इतना टाइम नहीं कि आपका पूरा लेटर पढ़े, अगर वो सब्जेक्ट पढ़ के लगता है उसको कि हाँ मुझे ये पढ़ना आगे, तो वो पढ़ेगा। तो योर पर्पस शुड बी वेरी क्लियर, देयर शुड बी क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस। ये तो मतलब बेसिक चीज़ें हैं, आप क्या लिख रहे हो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए ना, मतलब पता होना चाहिए अरे आप क्या लिख रहे हो, कुछ भी अनशन लिखोगे ऐसे थोड़ी चलेगा। शॉर्ट स्वीट टू द पॉइंट लिख रहे हो, क्लैरिटी में लिख रहे हो, या योर वर्क इज डन। टारगेट ऑडियंस, किसको टारगेट करो, पहले बात तो कि आप किसके लिए लिख रहे हो। अब अगर आप अपने सीनियर के लिए लिख रहे हो तो वैसी लैंग्वेज में लिखोगे, आप कॉमन टीनेज के लिए लिख रहे हो तो थोड़ा सा उनके टाइप का लैंग्वेज लिखोगे ताकि उनको लगे कि हाँ हाँ हमारे लिए लिखा है। ठीक है, suitable tone. एक तो one tricky aspect is the tone of the writer. It can easily be misinterpreted. Always be polite and courteous in your communication. Do not be overly informal or friendly. देखो suitable tone ये बहुत important है। क्यों? क्योंकि जब आप बोल रहे हो, जैसे आज मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, है ना, जब आप किसी के सामने खड़े होकर कुछ बोलते हो, बात करते हो किसी से, तो वो आपका टोन संग के संग समझ में आता है बात से। जैसे मैं अभी बोलूँगी कि प्लीज स्टैंड अप, तो दिख रहा है ना मेरे मुंह से मैं प्लीज वाला निकल रहा है, क्या आप ऐसे सोचेंगे मैं बोलूंगी प्लीज स्टैंड अप, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मैं अगर कुछ पोलाइटली बोल रही हूँ तो मेरे टोन से समझ में आ जाता है आपको। बट अगर मैं आपको कुछ लिख के दूं, जैसे अगर सपोज प्लीज वर्ड नहीं यूज करते, मैं बोलती हूँ स्टैंड अप, तो मैंने आपको इतना पोलाइटली बोला स्टैंड अप, मैंने आपको बहुत गुस्से में बोला। अब मैं इसको खाली पेपर पे अगर लिखूँ स्टैंड अप, तो किस टोन में लोगे? हुआ ना कंफ्यूजन, किस टोन में लोगे, कि मैंने गुस्सा में लिखा है कि मैंने ऐसे ही लिखा है। तो ये टोन का फर्क हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी लिख रहे हो ना, तो यू नीड टू राइट, प्लीज लिख दोगे अगर इसके साथ में, तो क्या चला जाएगा, एटलीस्ट सामने वाले को पता तो है कि पोलाइटली मुझे बोल रहा है प्लीज स्टैंड अप।
ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंड अप ऑब्वियसली किसी को लिख के नहीं बोलते हो, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि प्लीज बोलने या प्लीज दिखाना और प्लीज लिख देने में क्या है, यू क्लियर कि हाँ यहाँ मुझे पोलाइटली ही बोला जा रहा है। तो यू डोंट नो कि सामने वाला आपका टोन कैसे ले, तो आप जब भी कुछ लिख रहे हो, किसी को कोई कंटेंट लिख के दे रहे हो, तो मेक श्योर यू वेरी पोलाइट एंड कोर्टियस, ताकि आपका गलत टोन में नहीं ले लिया जाए, ठीक है। अप्रोप्रिएट फॉर्मेट यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट तो फॉलो करना ही है। किसी का कुछ भी हापाजर्ड लिख के सबमिट करोगे ना तो आप ही को डांट पड़ेगी। पर्सनल ओपिनियंस एंड इमोशंस, बिजनेस कम्युनिकेशन में पर्सनल इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। नो वन वांट्स टू नो व्हाट यू फील अनलेस इट इज एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट चैप्टर ही इसका क्या था, कम्युनिकेशन जो आपने पढ़ा है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि हाँ जो भाई बिजनेस और आपस में बात कर रहे होते एकदम फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब दोस्त यार टाइप। तो आप अपने ऑफिस में जाके अपने सीनियर के साथ दोस्त यार जैसे तो बात नहीं कर सकता ना। हाँ बिसाइड ऑफिस आवर्स, मतलब ऑफिस आवर्स के बाद या बाहर कहीं आपने सीनियर से मिल लिया, घर बुला लिया, चाय पे बुला लिया, बात कर लिया, वो बात अलग है। बट प्रॉपर ऑफिस का काम तो आप लोग दोस्त यार की तरह नहीं करते हो ना। तो दिस इज व्हाट इज सेड कि जब भी कभी भी आप बिजनेस राइटिंग कर रहे हो तो अवॉइड यूज ऑफ फ्रेजेस लाइक आई थिंक, आई फील, इन माई ओपिनियन, बिकॉज नो वन इज एक्चुअली गिविंग अ डैम अबाउट व्हाट यू फील, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें नहीं लिखनी है हमें खाली फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने हैं। तो आई थिंक मैंने काफी कुछ बोला, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैं आपको समझा पाऊँ कि आखिर राइटिंग क्या है। एंड आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। If you really like this video, please subscribe to our channel, that's PACA classes, and please like this video also, and also comment कि आप लोग को कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत motivation मिलता है। I really feel encouraged when you people comment on my videos, and literally we feel very good because हम लोग जो भी मेहनत कर ले मतलब कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं। So आप लोग जब भी इस तरह का कुछ comment लिखते हो ना कि we feel really appreciated and we feel really good, तो please do that. Okay, moving forward, summary क्या है? This chapter attempts to familiarize the students with the need for building proficiency in writing, steps involved in the process of writing, basic styles of writing, significance of learning to communicate effectively in the written form, and the characteristics. ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। Okay, आप इन्होंने आपको कुछ प्रैक्टिस दिया, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। क्या क्या दिया प्रैक्टिस के लिए? आपको बोला है कि यू आर आशीष बत्रा, ठीक है, समझ लो कि मैं आशीष बत्रा हूँ, सेल्स मैनेजर ऑफ विभूति अगरबत्तीज, ठीक है। यू हैड अ मीटिंग विद अ क्लाइंट, ठीक है, मिस्टर अशोक गोयल। आप सेल्स मैनेजर हो विभूति अगरबत्तीज के, एंड आपकी आज एक मीटिंग हुई क्लाइंट के साथ, क्लाइंट मीटिंग्स, ओके, ऑल फॉर्मल, ओके। मिस्टर अशोक गोयल रिगार्डिंग बल्क सप्लाई ऑफ अगरबत्तीज टू देयर कंपनी एवरग्रीन ट्रेडर्स। अच्छा, तो मैं सेल्स मैनेजर हूँ विभूति एक अगरबत्तीज, एंड मैंने आज किसी से बात की एवरग्रीन ट्रेडर्स, और मैं उनको बल्क सप्लाई करूंगी अपने अगरबत्तीज। राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द मीटिंग फॉर योर सुपीरियर इन अबाउट 125 वर्ड्स, ओके, एक्सपोजिटरी स्टाइल, मतलब अपना कुछ भी फालतू का ज्ञान नहीं ऐड करना है। तो इसका मतलब आपने गए मीटिंग में और आपके सीनियर के पास इतना टाइम नहीं था कि आपसे आगे बात कर पाए, तो उन्होंने बोला कि मुझे तुम एक मीटिंग का एक समरी लिख के भेज दो 125 वर्ड की। वो उन्होंने नहीं बोला है 125, समरी लिखना है तो छोटा ही लिखना है। तो क्या क्या लिखोगे? एक तो हम लोग यहाँ मिले, कितने बजे मिले, एंड पर्पस ऑफ द मीटिंग क्या था, कि आपको पहले से ही पता था कि अगरबत्तीज का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, या फिर सडनली मीट किया और ऐसे बातों बातों में निकल गया। आई डोंट थिंक ऐसा होगा, बिजनेस मीटिंग्स ऐसे ही नहीं होते कभी। हो सकता है कि आपको पहले से पता था कि मिस्टर अशोक गोयल के साथ में आपका एक मीटिंग होने वाला है, एंड यू पीपल माइट टॉक अबाउट द सप्लाई ऑफ अगरबत्तीज एंड ऑल। Whom you met? You met Mr. Ashok Goyal. What you discussed? We discussed about, you can say this ना, आप अपने आर्टिकल में लिख सकते हो कि we discussed about bulk supply of agarbattis as Mr. Ashok Goyal had a requirement in his company for agarbattis and he wanted to take the raw materials या फिर जो भी, ये सब आपके ऊपर है, कुछ भी कहानी बनाओ। And they wanted to take agarbattis for resale. So we would act as the wholesaler and they would buy agarbattis from us and they would sell in their area. आउटकम ऑफ द मीटिंग, सो क्या आउटकम हुआ मीटिंग का? मीटिंग में ये आउटकम हुआ कि ही अग्रीड टू द प्राइस दैट वी गेव देम, दे अग्रीड टू द प्राइस कोटेशन दैट वी ऑफर्ड, एंड finally they decided to do this contract with us, and we would be supplying them the agarbattis for the next 6 months या next 1 year, ऐसे कुछ भी।
further steps that need to be taken. अब बॉस के साथ इतनी तो आपने लिख दिया कि चलो ऐसा ऐसा हो गया है. So now next we need to get a document signed by both Mr. Ashok Goyal, that is from their company, and from you, that is जो मेरा सीनियर होगा वो डॉक्यूमेंट साइन करेगा. अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं अपना नाम लिख दूंगा. वी नीड टू गेट अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय बोथ द पार्टीज. एंड नेक्स्ट वी नीड टू गिव एन ऑर्डर इन द प्रोडक्शन टीम टू प्रोड्यूस सो भी जितना भी बल्क उनके साथ डील हुआ है कि 100 kgs जो भी, तो एक 100 kgs समझ लेते हैं. 100 kgs ऑफ अगरबत्तीज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट मंथ टू बी सप्लाइड टू मिस्टर अशोक गोयल ऑन टाइम. आई थिंक दिस इज एकदम अच्छा खासा हो गया ना. एक समरी बता दिया हमने. तो क्या हुआ, बॉस को, आपका जो भी सीनियर है आपका बॉस, उसको ना जाके मीटिंग करना पड़ा, उसको ना बातचीत करना पड़ा, वो सब कुछ आपने कर दिया और आपने लास्ट में एक समरी भी लिख के दे दी कि ऐसा 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 बात हुआ, ऐसा ऐसा मैंने डील कर लिया. सो ही उसने पढ़ के वो समझ गया चलो ये काम इसने कर दिया है. ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 2 में क्या है. यू विजिटेड द गूगल ऑफिस इन दिल्ली. वाओ. And were impressed by the building and infrastructure. Describe the office in your own words, stating your perceptions and feelings. अब यहाँ देखो describe है, तो descriptive style लिखना ना. आप गए थे visit करने तो आप facts क्या बताओगे, आप बताओगे ना मैंने ऐसा देखा, I saw that, I saw this. So you'll tell the location कहाँ था, huge building, 10 floors, interior was beautifully decorated, it had plush furnishings, well ventilated, lighted, eco-friendly, ample office space for every employee. सब जो भी आपने देखा वो आप लिख दोगे. Next, you wish to join journalism instead of engineering. Okay, write a short paragraph persuading your parents to let you join the course of your choice. Oh, okay. See, देखो ऐसा है कि आपके पेरेंट्स आपको इंजीनियरिंग करने फोर्स कर रहे हैं और आपको जर्नलिज्म करना है. हम लोग ये काम करते हैं, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम वो कर लेते हैं. आपने 3 Idiots देखा है, उसमें जो क्या नाम रहता है उसका, फरहान, हाँ, उसको भी इंजीनियरिंग करने के लिए उसके पापा ने फोर्स किया, बट उसको क्या बनना रहता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. ठीक है, तो वो कैसे अपने पापा को कन्विंस करता है, लास्ट सीन आपने देखा ना कि पापा नहीं, मैं क्या हुआ, वो मुझे वो पसंद है, मुझे आता है, इंजीनियरिंग मुझे नहीं आती है. और क्या क्या बोला था उसने कि पापा अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो क्या हुआ, छोटी गाड़ी होगी, छोटा घर होगा, ये सब क्या था. तो उसी टाइप का डायलॉग बाजी आपको यहाँ पर करना है. ठीक है, तो पर्सुएसिव स्टाइल में थोड़ा सा मतलब अपना पॉइंट्स आगे ला रहा कि देखो आप ऐसा चाह रहे हो बट मैं ऐसा चाह रही हूँ, आप ऐसा चाह रहे हो बट मैं ऐसा चाह रही हूँ. तो हिंट देखो, मैंने आपको काफी अच्छा हिंट दिया. यू अंडरस्टैंड द कंसर्न्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ पेरेंट्स बट हैव नो इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग, have an aptitude for writing well and are keen for joining the journalism course. अब यहाँ पर अगर journalism है तो journalism की बात कर लो. Many good career options available in journalism these days. अब आपको देखो ऐसा है कि आपको अपने पेरेंट्स का समझना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स क्यों इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं आपसे. पेरेंट्स इसलिए चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो सो दैट आपका पे अच्छा हो, आपको जॉब अच्छा मिले. उनको लगता है कि जर्नलिज्म में बहुत अच्छा जॉब नहीं मिलता है. तो आपको अपने पेरेंट्स को मतलब उनके सारे पॉइंट्स को पीछे छोड़ देना है. क्या सोच रहे हो कि जॉब नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा, मैंने पता कर लिया, ऐसा 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 है. आपको क्या लग रहा है सैलरी कम होगी, नहीं सैलरी इतना अच्छा अच्छा हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्ग्यूमेंट मतलब साइलेंट आर्ग्यूमेंट चलेगा. फील दैट यू मे नॉट डू वेल इन इंजीनियरिंग सिंस यू डिड नॉट स्कोर हाई मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट्स इन स्कूल. अब आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप इंजीनियरिंग करो बट मैथ्स में 40 नंबर आए 100 से आगे चल के क्या इंजीनियरिंग करोगे. ठीक है, एनी अदर वैलिड पॉइंट यू वांट टू इंक्लूड, बट ये हिंट्स है, अच्छा हिंट्स दिया हुआ है. नेक्स्ट देखो, नरेट अ शॉर्ट एनेक्डोट फ्रॉम योर लाइफ, शॉर्ट स्टोरी अपने लाइफ की, रियल और इमेजिनरी. देखो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जो टीचर उसको तो नहीं पता है ना कि रियल है कि इमेजिनरी है, कुछ भी बना के लिख दो यार. इन अबाउट 125 to 150 वर्ड्स एड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग. कुछ भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी बना लो. अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो सोच समझ के बना लो, मनगढ़ंत बना लो. Hence should have all characters, theme and emotional appeal. थोड़ा इमोशंस होना चाहिए यार, मतलब पढ़ते पढ़ते रीडर को उसमें खो जाना चाहिए यार, क्या लिखा है यार, सुपर, ताली बजाओ, मार्क्स दो. ताली तो नहीं चाहिए मुझे, तो मार्क्स चाहिए. ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट बेसिक्स ऑफ राइटिंग. मुझे तो पढ़ाने में आपको बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया. आई थिंक आई होप आप लोग ने भी एंजॉय किया होगा. ये काफी टाइम बाद हमने ऐसा कुछ डिस्कशन किया है, हाउ टू राइट. मतलब जनरली इतना डिस्कशन कैसे होता है यार, कब होता है, इतना किसके पास टाइम है इतना डिस्कशन करने का. सब बोलते हैं आओ चलो ये सिखा देते हैं, बस ये सीख लो, चलो जाओ प्रैक्टिस करो, आओ चलो ये सिखा देते हैं, ये सिखाओ. बट इतना पता होना चाहिए. अभी देखो ऐसा है कि अभी आप लोग बच्चे हो, छोटे हो, तो हो सकता है किसी को इतना मतलब एक्सपोजर मिला हो कि समझे, किसी को हो सकता है नहीं मिला हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू पीपल. फाइन, तो टुडे आई टेक योर लीव. इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग हमने कर लिया. इसके ऊपर सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में
कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, इसके बाद ही तो आर्टिकल, रिपोर्ट वो सब मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये अगर आपने समझ लिया तो आगे ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा लिखोगे, एंड आई रियली बिलीव दिस। तो एक काम करो, इसमें जो लास्ट में ये 3-4 एक्सरसाइजेस दिए हैं, काफी अच्छे एक्सरसाइजेस हैं। तो फर्स्ट वाला तो मैंने आपको पढ़ पढ़ के सुना के आंसर ही बता दिया, तो यू ट्राई डूइंग दिस ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ खाली 125 वर्ड तो लिखने यार, 2-2 मिनट लगेगा, ठीक है। हाँ, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, बट एटलीस्ट एक दिन में तो चारों कर लेंगे। तुरंत लिखने बैठोगे कुछ तो लिखो, इसको करो, लिटरली बहुत मजा आएगा। एंड ये वीडियो देखने के बाद ही करना, ये वीडियो देखने के बाद ही करोगे ना। ये वीडियो अगर जस्ट सेकेंड, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। या ये वीडियो देखते ही अगर ये वाला करोगे ना, तो बिलीव में आपको तुरंत अभी याद भी रहेगा मैंने क्या क्या बोला है, तो अभी कर लोगे, ठीक है। जिनके पास भी ये कंटेंट नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको कर सकते हो, बट प्लीज डू सॉल्व दिस।